Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of my students. Welcome again in the AK Academy. मैं हूं सर रफ़ीक अहमद। आज एक नए टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चंद मिसालें देना चाहता हूं ताकि आपको यह टॉपिक क्लियर हो जाए। कभी आपने नोट किया है कि जब आप स्कूल सुबह के टाइम वॉक करके आते हैं तो आप कुछ ही फासला तय करने के बाद थक जाते हैं, या अगर आप बाईसाइकिल पे आते हैं तो कुछ ही टाइम के बाद बाईसाइकिल चला के आप थक जाते हैं। या आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर हम मोटरसाइकिल या गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो वो थोड़े ही फासला कवर करने के बाद रुक जाता है। वो कौन सा फोर्स है जो हमें थका देता है? वो कौन सा फोर्स है जो इन गाड़ियों को रोक देता है? वैसे तो दो तीन फोर्सेस एक्ट करते हैं इन पे, लेकिन जो मेन फोर्स है वो है फ्रिक्शन। बेसिकली फ्रिक्शन इज अ फोर्स। आप डेफिनेशन पीछे पढ़ रहे होंगे। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स जो क्या करता है, दैट अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यानी अगर कोई चीज आप मूव कर रहा है, कोई चीज राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई चीज राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। क्यों अपोज करेगा? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं चाहता कि ये जो आप चीज धकेल रहे हैं, जिस चीज को आप मोशन दे रहे हैं राइट डायरेक्शन में, वो उसको अपोज करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। यानी दोनों फ्रिक्शन में डायरेक्शन क्या होता है? हमारे अपोज में होता है। जो किसी भी बॉडी को मूव करने से रोकता है, वो नहीं चाहता कि आप मूव करें, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करें। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये फोर्स लगाता कौन है? ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक कवर किया था एक्शन रिएक्शन वाला, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि अगर हम वॉक कर रहे हैं, वॉक करने के दौरान हम क्या करें, हमारे पाँव क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं ज़मीन पे, हम एक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन में ज़मीन भी हम पे एक फोर्स लगा रहा है जो अपोजिट डायरेक्शन में। यानी हम डाउनवर्ड लगा रहे थे तो वो अपवर्ड या आगे की तरफ लगा रहा था। उसी एक्शन और रिएक्शन फोर्स की वजह से ही हम क्या कर रहे थे, वॉक कर सकते थे। इसी एक्शन और रिएक्शन फोर्स की वजह से ही गाड़ियां मूव होती हैं। इसी एक्शन और रिएक्शन फोर्स की वजह से ही बर्ड फ्लाई करते हैं। इसी एक्शन और रिएक्शन की वजह से जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं ये मूव होते हैं। ठीक है, अब एक सवाल आ रहा होगा आपके जहन में कि सर ये फ्रिक्शन फोर्स लगाता कौन है? ठीक बेटा, मैंने कहा था कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन तब लगता है जब दो ऑब्जेक्ट क्या करें, कांटेक्ट में आए। फ्रिक्शन को हम कांटेक्ट फोर्स भी कह सकते हैं। कैसे? कि जब हम वॉक करते हैं तो हमारे पाँव क्या है, जमीन के साथ कांटेक्ट में है, टच में है। तो इसका मतलब है कि हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। अगर हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो एक और फोर्स है, फ्रिक्शन है, जो हमारे लेफ्ट की तरफ हमें फोर्स कर रहा है। ठीक, वो फोर्स तब लग रहा है जब हमारे पाँव और जमीन क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं। इसी कांटेक्ट की वजह से एक फोर्स है जो एक्सर्ट हो रहा है, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। अब आप समझे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है। फ्रिक्शन फोर्स जब जो दो ऑब्जेक्ट, जैसे अगर मैं वॉक कर रहा था तो मेरे फीट, मेरे पाँव क्या कर रहे हैं, ज़मीन के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसी वजह से एक फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं चाहता कि मैं मूव करूं। फ्रिक्शन नहीं चाहता कि मेरी मोशन राइट तरफ हो। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन मुझे अपोज करेगा, मुझे रोकेगा। ठीक है, ये मिसाल है ना, जैसे सिंपल, अगर मैं किसी चीज़ को, किसी बॉक्स को धकेल रहा हूँ टुवर्ड्स राइट की तरफ, अगर धकेल रहा हूँ, तो जो ज़मीन और या टेबल या जिसके साथ वो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है को, तो वो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। यहाँ तक बेटा बात क्लियर है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। कब लगेगा? जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, यानी वो नहीं चाहता कि हम क्या करें, मूव करें, वो हमारे मूवमेंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा कि सर अगर हम हवा में उड़ रहे हो तो क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? जी नहीं। फ्रिक्शन फोर्स, जब हम ज़मीन पे थे तो हमारे फीट किसके साथ कांटेक्ट में थे, ज़मीन के साथ कांटेक्ट में थे। ज़मीन क्या कर रहा था, एक फोर्स लगा रहा था हम पे, जो हमें अपोज कर रहा था। जिस मोशन में हम, जिस डायरेक्शन में हम मोशन कर रहे थे उसका अपोज कर रहा था। अभी हम, इसका मतलब है हवा में है तो हमारे साथ, फीट के साथ या हमारे जिस्म के साथ कोई भी चीज़ कांटेक्ट में नहीं है, टच में नहीं है, तो ज़मीन क्या करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकेगा। इसी सूरत में हम क्या कह सकते हैं कि इस हालत में हमारे पास कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा।
लेकिन बेटा इस हालत में एक और फोर्स जो है वो हम पे एग्जर्ट हो रहा है, यानी अगर हम हवा पे हैं, हवा में है, तो कौन सा फोर्स लग रहा है? एयर रेजिस्टेंस। एयर क्या कर रहा है? एक फ्रिक्शन लगा रहा है। एयर क्या कर रहा है? हमारे अपोज कर रहा है। फर्ज करें अगर मैं एयर में मूव कर रहा हूं राइट की तरफ, तो हवा क्या करेगा? एक रेजिस्टेंस पैदा करेगा जो हमारी मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। इस हालत में क्या कर रहा है? एयर हम पे एक रेजिस्टेंस फोर्स लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि एयर हमारे साथ क्या है? टच में है, कांटेक्ट में है। तो मैंने कहा था कि भाई फ्रिक्शन क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। अब हमारे जिस्म के साथ, हमारे बॉडी के साथ क्या टच हो रहा है? एयर टच हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एक रेजिस्टेंस कौन लगा रहा है? एयर लगा रहा है, जमीन नहीं लगा रहा, क्योंकि हमारे फीट अभी एयर में है, हवा में। तो इस हालत में हम पे कौन लगा रहा है? एयर एक प्रेशर लगा रहा है, एक एयर रेजिस्टेंस है, जिसको हम एयर फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। चले बेटा एक और मिसाल देख लेते हैं। एक और मिसाल में एक टेबल है, इस टेबल पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक। अब क्या कर रहा हूं मैं? एक ब्लॉक को पुश कर रहा हूं, धक्का दे रहा हूं, ठीक है। इस ब्लॉक को मैं किस तरफ धक्का दे रहा हूं? टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ धक्का दे रहा हूं। तो एक फोर्स दूसरा लगेगा, वो कौन सा लगेगा? रेजिस्टेंस फोर्स। रेजिस्टेंस फोर्स अगर मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं तो रेजिस्टेंस फोर्स किस तरफ लगेगा? टुवर्ड्स राइट। क्यों लग रहा है वो फोर्स? क्योंकि ये ब्लॉक और ये टेबल, इन दोनों के सरफेसेस क्या है? आपस में कांटेक्ट में है। क्या है? कांटेक्ट में है। अगर दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में है तो इसका मतलब है कोई फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इसी फ्रिक्शन को हमने कहा था ना क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इस पे रेजिस्टेंस पैदा होगा, यानी इसके मोशन को कोई चीज अपोज कर रहा है। हम लेफ्ट की तरफ उसको धक्का तो दे रहे हैं, पुश तो कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज है जो उसको राइट हैंड की तरफ क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है, यानी राइट की तरफ रोकने की कोशिश कर रहा है। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट थे बेटा? एक तो था बॉक्स, ठीक। दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा था? टेबल। ये दोनों क्या हुए? एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। कौन सा फोर्स लगा? कांटेक्ट फोर्स लगा, यानी दोनों सरफेसेस कहां पे लगा ये फोर्स? जब दोनों सरफेसेस आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए। जब कांटेक्ट में आए तो एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जिसको हम क्या करें? ये है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, हमारा सवाल था कि कौन एक्सर्ट कर रहा है फोर्स? बेटा जब हम मूव कर रहे थे, जब हम मोशन कर रहे थे, तो हम किसके साथ कांटेक्ट में थे? जमीन के साथ, अर्थ के साथ कांटेक्ट में थे, जमीन के साथ। तो जमीन क्या कर रहा था? एक फ्रिक्शन फोर्स कर रहा था, हम पे अप्लाई कर रहा था। यानी जिस चीज के क्रॉस आप जाओगे वो ऑब्जेक्ट आप पे क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा, जिसके साथ हम कांटेक्ट में। इस हालत में, टेबल और बॉक्स की हालत में, ठीक, इस हालत में कौन फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है? ये टेबल लगा रहा है। क्यों? क्योंकि इसी टेबल के अक्रॉस हम क्या कर रहे हैं? बॉक्स को मूव कर रहे हैं। तो ये टेबल क्या करेगा? इसी बॉक्स पे एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और कब लगेगा? जब ये दोनों सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आएंगे। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन वो फोर्स है जो हमारे मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा, ठीक। कब लगेगा? जब दो ऑब्जेक्ट, दो चीजें आपस में कांटेक्ट में आएंगी, तब लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये तीनों बातें क्लियर हैं। अच्छा, आते हैं चौथी बात पे। चौथा क्वेश्चन है कि ये फ्रिक्शन फोर्स लगता कैसे है? कैसे लगता है एक फोर्स हम पे, ठीक है, उसी को हम डिस्कस करेंगे कि सर फ्रिक्शन लगता कैसे है। अब अगर हम टेबल और ब्लॉक के मिसाल में देखें तो बेटा ये फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स के जब इरेगुलरिटीज की वजह से लगता है। कैसे इरेगुलरिटीज? अगर इन बॉक्स और टेबल के सरफेसेस को देखें, अगर मैं ब्लॉक के सरफेस को देखूं, अगर आम तरह पे इस पे हाथ घुमाऊं तो मुझे कोई भी इरेगुलरिटीज फील नहीं होगी, मुझे ये बिल्कुल स्मूथ फील होगा। अगर इसी तरह मैं ब्लॉक के सरफेस पे हाथ घुमाऊं तो ये भी मुझे बिल्कुल ही स्मूथ नजर आएगा। तो फिर फ्रिक्शन कैसे लगता है? ठीक, अगर दोनों चीजें आपको स्मूथ लग रही हैं, नेकेड आई से टच करने से आपको चीजें स्मूथ लग रही हैं, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? इसी क्वेश्चन का आंसर आपको अभी देता हूं। बेटा जब हम इन टेबल और इस ब्लॉक के सरफेसेस को माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखेंगे, मेरे पीछे जो आपको फिगर नजर आ रही है, ये क्या है? ये ब्लॉक का सरफेस है और ये क्या है? टेबल का सरफेस है।
जब हम इनको माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखेंगे तो हमें बिल्कुल नज़र आएगा कि कितने इसमें इरेगुलरिटीज़ हैं, कितने खड्डे हैं, कितनी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। ये जो ब्राउन कलर में नज़र आ रहा है ये बेसिकली जो है बॉक्स का सरफेस है, और जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ये बेसिकली किसका सरफेस है, टेबल का। हम किस से देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू से, नेकेड आई से नहीं देख रहे। हमने तो जस्ट फील किया था, हाथ घुमाया था तो ये बिल्कुल हमें स्मूथ फील हुआ था, लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से देख रहे हैं तो अब हमें पता चल रहा है कि बेटा दोनों सरफेसेस में कितने इरेगुलरिटीज हैं, कितने खड्डे। जब आप ब्लॉक को मूव करोगे, इस टेबल के ऊपर ब्लॉक को मूव करोगे तो इन जो ब्लॉक के जो खड्डे हिंचेस हैं और जो टेबल के हिंचेस हैं वो क्या करेंगे, आपस में फंसेंगे। इसी फंसने की वजह से क्या पैदा हो रहा है, हमारे पास फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। जितना इरेगुलर होगा, जितना इरेगुलर सरफेस होगा, उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी। जब दो सरफेसेस के हिंजेस, ठीक है, टेबल के और ब्लॉक के हिंजेस जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे, जब एक दूसरे के साथ फंसेंगी, तो मोशन कैसे हो पाएगा, कैसे ऑब्जेक्ट मूव कर सकेगा, कैसे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर सकेगा। जो जिसके साथ कांटेक्ट में, उसके हिंजेस इसके साथ फंसे हुए हैं, तो वो क्या करेगा, उसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, रोकेगा। इसी वजह से जो फोर्स पैदा हो रहे हैं, इसी वजह से जो फ्रिक्शन पैदा हो रही है, कांटेक्ट की वजह से हो रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स है। कब लगता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तब लगता है। कौन लगाता है, जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम कांटेक्ट में आते हैं वो लगाता है। कब लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेसेस आपस में क्या है, अनइवन है, यानी हिंजेस हैं इन दोनों के सरफेसेस के बीच में। जब मूव होगा तो वो हिंजेस आपस में फंस जाते हैं। इसी फंसने की वजह से ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बहुत कम मूव करेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके। ठीक है, अब आते हैं कि फ्रिक्शन के बेटा फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। फ़ायदे भी डिस्कस करेंगे और नुकसान भी डिस्कस करेंगे। मैंने आपको शुरू में ही एक मिसाल दी थी कि आप जब स्कूल आते हैं, सुबह वॉक करते हुए आते हैं, तो आप जब स्कूल पहुंचते हैं तो थक जाते हैं। इसका मतलब है कि आपने एनर्जी लगाई, और आपने एनर्जी लगाई और सामने से क्या हुआ है, किसी ने हम पे एक और फोर्स लगाया जिसने हमें रोकने की कोशिश की। बेटा इसी टॉपिक के शुरू में ही मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि आप जब सुबह वॉक करके स्कूल पहुंचते हैं तो आप क्यों थक जाते हैं, आपकी एनर्जी क्यों ज़ाया हो जाती है। तो आप सोचते होंगे कि कोई ऐसा फोर्स है जो आपको अपोज कर रहा है, जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप अपने शूज़ का सोल देखेंगे, आप अपने शूज़ का सोल देखें, उसमें क्या बने हुए हैं, हिंजेस बने हुए हैं, अनइवन हिंजेस बने होते हैं, पैटर्न बना होता है। क्यों बने होते हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रेजिस्टेंस पैदा करेंगी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, हिंजेस पैदा किए। आप अब अगर शूज में देखेंगे ना, स्पाइक्स बने होते हैं, फुटबॉल के प्लेयर के या जो क्रिकेट के प्लेयर होते हैं उनके शूज में स्पाइक्स बने होते हैं। बेसिकली ये स्पाइक्स क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि जब वो स्पोर्ट्समैन भागता है, ग्राउंड पे भागने की कोशिश करता है, तो वो स्लाइड ना हो, वो गिर ना जाए। तो बेसिकली ये जो हिंजेस हमारे शूज़ के सोल पे हैं, जो पैटर्न बने हुए हैं, ये रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। इसी रेजिस्टेंस की वजह से क्या कर रहे हैं, हम अपना बैलेंस रख रहे हैं, हम इजीली मूव कर रहे हैं, इजीली भाग रहे हैं। अगर हम चाहते तो इन्हीं सोल को हम क्या करते हैं, स्मूथ कर लेते। स्मूथ होने की वजह से क्या होता है, हम किसी भी सरफेस पे बैलेंस बरकरार नहीं रख सकते और गिर जाते। ठीक है बेटा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप अपने जो शूज़ होते हैं, सैंडल्स होते हैं, जिनको हम मोस्टली आप पहनते हैं, तो साल डेढ़ के बाद क्या होता है, जब आप उनका सोल देखेंगे तो वो नीचे से बिल्कुल स्मूथ हो गया होगा। क्यों स्मूथ हुआ होगा, क्योंकि जो हिंजेस उस शूज़ पे बने थे वो क्या किए थे, ज़मीन के साथ कांटेक्ट में आए थे। लगातार कांटेक्ट में आने की वजह से वो हिंजेस क्या हो गए, घिस गए। घिसने की वजह से वो क्या हो गए, हिंजेस ख़त्म हो गए। अब आपके शूज़ क्या हो गए, स्मूथ हो गए। आपने नोट किया होगा कि अगर वो शूज़ पहन के आप किसी स्मूथ सरफेस पे घूमते हैं, फर्ज करें टाइल पे घूमें या अनइवन सरफेस पे घूमेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, आप स्लिप होके गिर जाएंगे। तो जब हम नए शूज़ लेते हैं तो नए शूज़ में क्या होते हैं, ये हिंजेस ज़्यादा होते हैं। इसी हिंजेस की वजह से हम ईजिली मूव कर सकते हैं, ईजिली भाग सकते हैं, जो क्या कर रहा है, हमारे जो है रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स पैदा कर रहा है, जो हमें क्या कर रहा है, बैलेंस रखने में मदद दे रहा है। बेटा सेम मिसाल को मैं ऑटोमोबाइल्स में लेके आता हूँ। आपने अपनी गाड़ियों में देखा होगा टायरों में कि बहुत ज़्यादा क्या बने होते हैं, पैटर्न बने होते हैं।
क्यों पैटर्न बने होते हैं कि बेसिकली गाड़ी चाहता है कि मैं रोड पे मूव हूं, जब टायर और रोड का आपस में कांटेक्ट हो तो वो क्या करे, वो मूव हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्लाइड हो। स्लाइड तब होगा जब हमारे टायर क्या हो जाएंगे, घिस जाएंगे, लगातार किसी रोड के साथ टच में आके हमारे टायर क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। उसी घिसने की वजह से क्या होता है, हमारी गाड़ियां स्लाइड होते हैं। हम नहीं चाहते कि गाड़ी हमारी स्लाइड हो, हम क्या चाहते हैं, हमारी गाड़ी मूव हो। और जिस सरफेस के साथ मूव हो रहा है, जिस रोड के साथ मूव हो रहा है, उसके साथ एक ग्रिप पैदा करे, एक फोर्स पैदा करे, जिस वजह से हमारी गाड़ी क्या करे, इजिली उस चीज पे मूव हो सके। अगर खुदा ना खास्ता हमारी गाड़ी के टायर क्या हो, स्मूथ हो, और कोई चीज़ हमारे सामने आ जाए तो हम ब्रेक लगाएंगे तो हमारी गाड़ी क्या होगी, स्लाइड होगी। क्यों स्लाइड होगी कि बेसिकली जो टायर के जो पैटर्न बने हुए थे, जिनकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा हो रहा था, अब वो क्या हैं, घिस चुके हैं, अब स्मूथ हो जाएंगे। जब हम ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी क्या हो जाएगी, स्लाइड हो जाएगी। स्लाइड होने की वजह से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट होगा। तो हम चाहते हैं कि हम जब ब्रेक लगाएं तो हमारी गाड़ी क्या हो, जिस जगह पे हम ब्रेक लगाएं वहीं पे ही हमारी गाड़ी रुक जाए। गाड़ी रुकेगी तब जब रेजिस्टेंस पैदा होगी। रेजिस्टेंस कब पैदा होगी, जब दो ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तब रेजिस्टेंस पैदा होगी। कांटेक्ट में तो आएंगे, लेकिन रेजिस्टेंस कब ज्यादा पैदा होगी, जब दोनों ऑब्जेक्ट के क्या हो, ज्यादा इरेगुलरिटीज हो। जब ज्यादा इरेगुलरिटीज होंगे, हिंजेस होंगे, तो टायर और रोड क्या आएंगे, आपस में घिसेंगे, फंस जाएंगे। इसी फंसने की वजह से हमारी गाड़ी क्या हो जाएगी, ब्रेक लगाएगी और रुक जाएगी। बेटा आपने अक्सर देखा होगा कि गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज क्या कहते हैं कि अक्सर आपको मैसेज देते हैं कि इतने किलोमीटर चलाने के बाद आप गाड़ी के टायर्स क्या करें, चेंज करें। क्यों चेंज करेंगे, उनको पता है कि अगर गाड़ी के हिंजेस, टायर के हिंजेस जो है, जो अनइवन सरफेसेस हैं, जो हमारे पास पैटर्न बने हुए हैं, वो घिस गए। अगर टायर इतना किलोमीटर चलने के बाद बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, घिस जाता है, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस क्या हो जाते हैं, सबसे ज्यादा हो जाते हैं। तो कंपनीज क्या करते हैं कि भाई एक फिक्स दे देते हैं कि भाई 100 किलोमीटर के बाद, 200 किलोमीटर चलाने के बाद आप गाड़ी के टायर चेंज किया करें। इसी वजह से क्या होंगे, तो बहुत एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगी। ये हो गए कुछ एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। मैंने आपको टायर्स का मिसाल दिया था कि जब आप किसी सरफेस में मूव कर रहे हैं, रोड के ऊपर मूव कर रहे हैं, जब आप ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने के बाद रोड और टायर क्या है, आपस में घिस जाते हैं। घिसने के थोड़े देर बाद ही आपको फील होगा कि टायर्स में से क्या आ रहे हैं, बदबू आ रही है। इस बदबू क्यों आ रही है, क्योंकि बेसिकली जब आपने ब्रेक लगाई थी तो दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में फ्रिक्शन पैदा हुआ, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में। जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्रिक्शन पैदा हुआ तो क्या बना, हीट बनी। ठीक है, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। मैचस्टिक की मिसाल ले लें, आप माचिस की डिबिया ले लें, उसके ऊपर आप अगर मैचस्टिक को जस्ट स्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्टिक क्या आ जाएगी, जल जाएगी। उस जलने की वजह से क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैचस्टिक और माचिस के दरमियान, दोनों सरफेसेस के दरमियान क्या हो रहा था, फ्रिक्शन पैदा हो रहा था। उसी फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा हुआ, हीट की वजह से ये मैच स्टिक जलने लगी। अगर मैं आपको सिंपल मिसाल दूं, मेरे दोनों हाथों का मिसाल दे देता हूं आपको। क्या करो, मैं दोनों हाथों के सरफेसेस को आपस में टच कर रहा हूं। अब क्या कर रहा है कि एक हाथ को आप अपवर्ड मूव करोगे और एक हाथ को आप क्या करोगे, डाउनवर्ड मूव करोगे। मैंने क्या कहा था कि फ्रिक्शन तब पैदा होती है जब दोनों फोर्सेस क्या करें, अपोजिट में लगे। यानी एक चीज अगर अप जा रही है तो दूसरी चीज डाउन जा रही है। अब मैं दोनों हाथों को जब रब कर रहा हूं तो दोनों हाथों को रब करने की वजह से क्या पैदा हो रहा है, दोनों हाथों के बीच में हीट पैदा हो रही। हम अक्सर सर्दी में क्या करते हैं, जब हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं तो हम दोनों हाथों को इस तरह मलते हैं। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं। जब फ्रिक्शन पैदा हुई तो दोनों हाथों के बीच में क्या पैदा हुई, गर्मी पैदा हुई, हीट पैदा हुई। सेकंड डिसएडवांटेज देखते हैं कि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस नॉइस। जब आप बड़ी बड़ी मशीनरीज देख रहे होते हैं, जब वो वर्क कर रही होती हैं, तो बेसिकली उनके पुर्जे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं। जब कांटेक्ट में आ रहे हैं तो क्या पैदा हो रहा है, फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। उसी फ्रिक्शन की वजह से वो मशीनें क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ क्रिएट करती हैं, बहुत ज़्यादा शोर करती हैं। मतलब हमारे पास क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन। जो बड़ी बड़ी मशीनरी से आप चलते हुए देखेंगे ना, तो उनसे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी। बेसिकली वो आवाज़ उनके पुर्जे जब आपस में घिसते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं, उसी वजह से ये आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है। तो उसी वजह से नॉइस पोल्यूशन हो रही है। ठीक है। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है बेटा,
कि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस वियर्स द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। वही बात कह रहा हूं कि टायर की मिसाल दे रहा हूं कि फ्रिक्शन की वजह से टायर का सरफेस क्या हो जाता है, घिस जाता है, यानी वो अपनी असली हालत क्या कर रहा है, खो देता है। उसकी असली हालत में क्या थे, बहुत ज्यादा पैटर्न बने हुए थे, बहुत ज्यादा हिंजेस बने हुए थे, लेकिन जब वो रोड के साथ कांटेक्ट में आया, टच में आया, जब रोड के साथ चलते चलते क्या हुआ, वो बिल्कुल स्मूथ हो गया, यानी उसके हिंजेस क्या हो गए, खत्म हो गए, घिस गए, यानी उसका जो असली शक्ल थी वो क्या होगी, चेंज हो गई।